हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैलरी हेड के टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर क्वेश्चन के बाद पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो उस क्वेश्चन में लगने वाले हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मिस्टर मोहित के बारे में। दोस्तों, मिस्टर मोहित हो सकता है आपका फ्रेंड हो, या आपका भाई हो, या आप खुद हो। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विथ एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड के साथ काम करते थे। बेसिक सैलरी थी 10,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते थे। बहुत अच्छी बात है, 10,000 पर मंथ कमाते थे। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डीएनएस अलाउंस एट द रेट 100% ऑफ द बेसिक सैलरी। जितनी सैलरी उतना ही डीए मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 50% of which is included in salary as per the terms of employment। ठीक है। The company gives him house rent allowance of 6,000 per month। HRA मिल रहा है जी 6,000 पर मंथ, which was increased to 7,000 per month with effect from 1 जनवरी 2025। अब आपके दिमाग में एक डेट सेट कर लो। 1 जनवरी 25 को HRA बढ़ गया। पहले 6,000 था, फिर हो गया 7,000। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 रुपीज पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2025। यानी 1/1/25 से पहले 1,000 से आपका HRA बढ़ रहा है, फिर 1/2/25 से आपका 1,000 रुपये से बेसिक सैलरी भी बढ़ रहा है। ठीक है। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024 एंड 25 इज एस अंडर। अप्रैल से मई कोई भी रेंट पे नहीं किया क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। बहुत अच्छी बात है। फिर पेरेंट्स ने इसको भगा दिया। जून टू अक्टूबर 2024 6,000 पर मंथ देता था। गाजियाबाद में रहता था। कहाँ रहता था दोस्तों? गाजियाबाद में रहता था जून टू अक्टूबर। फिर नवंबर से लेकर मार्च तक 8,000 पर मंथ दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया। गाजियाबाद और दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो एचआरए के कैलकुलेशन में मेट्रो सिटीज बड़ी मैटर करती है। तो कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता कि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे सेलेक्ट कर रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा, तो हमको बड़ा मजा आ जाता। क्यों मजा आ जाता? हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। पूरा का पूरा एचआरए जितना मिला सारा का सारा टैक्सेबल। पर यहां पर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे से बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले हमको इसका लॉ पढ़ना पड़ेगा। लॉ पे आते हैं। क्या लिखा था जी इनकम टैक्स में? क्या लिखा है? हाउस रेंट अलाउंस जो है वो सेक्शन नंबर 10(13)A में एग्जेम्प्ट होता है। 3 चीजों का लोवेस्ट पॉइंट देखना है। पहला 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी। 40 अगर मेट्रो सिटी नहीं है तो, 50 अगर मेट्रो सिटी है तो। मेट्रो सिटी में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई के सिवाय कोई भी मेट्रो सिटी नहीं आती, चाहे उस सिटी में मेट्रो ही क्यों ना हो। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों कैलकुलेट करना है। तीनों कैलकुलेट करने के बाद विचएवर इज लोअर आएगा उतना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। सैलरी कैसे निकालना है? बेसिक सैलरी प्लस डीए लेना है, पर खाली टर्म्स वाला लेना है, प्लस टर्नओवर कमीशन लेना है, तो सैलरी आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारी अलग अलग चीजें दी हैं, जैसे कि सैलरी जो है वो भी चेंज हो रही है, एचआरए भी चेंज हो रहा है, और ये सिटी भी चेंज कर रहा है। तो हमको सारे को पहले एक टाइमलाइन में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखो, मैंने एक टाइमलाइन बनाई है नीचे, अगर आप देख सकते हो, अगर आपको ये टाइमलाइन दिख रही हो तो। अप्रैल और मई को अलग कर दिया। अप्रैल और मई को अलग इसीलिए किया क्योंकि अप्रैल और मई की सैलरी सेम है, एचआरए सेम है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो अप्रैल मई को अलग कर लिया। मैंने जून से अक्टूबर को अलग किया। क्यों? क्योंकि सैलरी सेम है, एचआरए सेम है, पर वो गाजियाबाद में रहता था 6,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर मैंने नवंबर से मार्च नहीं किया, नवंबर से दिसंबर किया। क्यों नवंबर से दिसंबर किया? क्योंकि नवंबर से दिसंबर वो रहता था दिल्ली में 8,000 पर मंथ में, और
नवंबर से दिसंबर करने के पीछे का राज ये है कि उस समय सैलरी और रेंट भी सेम थे और उसके बाद इंक्रीमेंट आ गया था। तो जनवरी में इंक्रीमेंट हो गया था। अगर आप देखोगे तो 1/1/25 से उसका एचआरए जो है वो 6,000 से 7,000 हो गया। तो मैंने जनवरी से मंथ को अलग कर दिया। अब फिर मैंने जनवरी के बाद फरवरी और मार्च को क्यों अलग किया? क्योंकि फैब से फिर उसके सैलरी में भी इंक्रीमेंट आ गया। तो जब जहां पर कोई चेंज आ रहा है उस मंथ को हमको अलग करते जाना है। तो देखो, सबसे पहला चेंज आया जून में, क्योंकि जून में वो गाजियाबाद चले गया। दूसरा चेंज आया नवंबर में, क्योंकि नवंबर में वो दिल्ली आ गया। तीसरा चेंज आया जनवरी में, क्योंकि जनवरी में उसका एचआरए बढ़ गया। फिर उसके बाद चेंज आया फरवरी में, क्योंकि फरवरी में उसका सैलरी बढ़ गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एचआरए। तो एचआरए कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सैलरी, क्योंकि सैलरी निकालेंगे तभी तो हम सैलरी का 40%, 50% वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेसिक सैलरी अगर मैं बात करूं अप्रैल और मई की, ठीक है, तो वो थी आपकी 10,000 पर मंथ के हिसाब से। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, ये 2 मंथ है अप्रैल और मई, 20,000 रुपीज़। ठीक है। अब यहां पर डीए इन टर्म्स लेना है। डीए इन टर्म्स में टोटल डीए 100% मिल रहा था, पर जो टर्म्स वाला था वो खाली 50% था। तो 20,000 का 50% मैं लेता हूं 10,000 रुपीज। ठीक है, तो इसकी सैलरी आ गई 30,000। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं रेंट पे में। तो यहां पर कोई रेंट पे तो किया ही नहीं, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। पर एचआरए तो इसको फिर भी मिला है। कितना मिला? 6,000 इंटू 2, यानी कि 12,000 रुपए का इसको एचआरए फिर भी मिला। अब एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात बताओ, एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे ही कैसे? क्योंकि भाई साहब उसने तो रेंट पे ही नहीं किया। तो रेंट पे नहीं किया तो हमको जो भी अमाउंट आएगा उसका वो पूरा का पूरा आ जाएगा मेरा एचआरए टैक्सेबल में। तो जो भी 12,000 मिला वो पूरा आ गया मेरा एचआरए टैक्सेबल। टैक्सेबल क्यों आ गया? क्योंकि उसने रेंट पे कभी कोई घर लिया ही नहीं था। इजी। अब हम आते हैं जून से अक्टूबर, यानी कि 5 महीने। 5 महीने वो रहा है गाजियाबाद में। सैलरी कितनी थी? 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो गया इसका 50,000 रुपीज़ 5 महीने का। 50,000 का 50% जो है वो इसका डीए हो गया 25,000 और इसकी सैलरी हो गई 75,000। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब उसके बाद इसने रेंट कितना पे किया था, आइए देखते हैं। 6,000 पे कर रहा था ये गाजियाबाद में। 5 महीने के लिए इसने 30,000 रुपए का रेंट पे किया। 6,000 पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का। एक्चुअल इसको एचआरए कितना मिल रहा था? उतना ही मिला, 6,000 रुपये एचआरए मिल रहा था। तो 6,000 इंटू 5 करेंगे तो फिर से आ जाएगा 30,000 रुपीज़। अब एचआरए एग्जेम्प्ट कितना हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जो है वो है 30,000, ये तो हमको पता है। 40% लेना है या 50% लेना है? 40% लेना है। तो सैलरी का 40% यानी 75,000 का 40% कितना आ गया मेरा? 30,000। 75,000 का 40% लिया है मैंने। ठीक है। अब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड मेरा है 30,000, सैलरी है 75,000, तो 75,000 का 10% लूंगा मैं। कितना आएगा? 7,500। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 30,000 को, तो आ जाएगा मेरा 22,500 रुपीज। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों में लोवेस्ट कौन सा है? 22,500, यानी 22,500 रुपए का उसको एचआरए का डिडक्शन मिलने वाला है। टैक्सेबल कितना हो जाएगा एचआरए? एचआरए रिसीव्ड, देखो मैं लिखा हूं यहां पर एचआरए टैक्सेबल 3 माइनस 4, तो 3 यानी 30,000 माइनस 22,500, तो ये आ जाएगा आपका 7,500 रुपीज टैक्सेबल हो गया। फिर हम आते हैं नवंबर से दिसंबर मंथ में। नवंबर से दिसंबर मंथ में
2 मंथ है खाली, तो 2 मंथ का सैलरी अभी भी नहीं बढ़ा है ना, तो सैलरी सेम रहेगा 20,000। जनवरी मंथ में भी सैलरी उसका नहीं बढ़ा था तो 10,000 रहेगा, पर फरवरी और मार्च में सैलरी जो है उसका बढ़ गया था। कितना हो गया था? उसका सैलरी हो गया 11,000, तो 11,000 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 22,000। ईजी, ठीक है। अब इसका 50% निकालते हैं डीए, तो इसका आ जाएगा 10,000, इसका आ जाएगा 5,000 और इसका आ जाएगा 11,000। 50% क्यों ले रहा हूँ, 100% क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि खाली डीए इन टर्म्स लेना है सैलरी की डेफिनेशन में, ठीक है। टोटल हो गया यहाँ पर 30,000, यहाँ पर हो गया 15,000 और यहाँ पर हो गया 33,000। 30,000, 15,000, 33,000। अब रेंट पे, अच्छा नवंबर में दिल्ली आ गया तो दिल्ली में ये 7,000 के हिसाब से पे किया होगा, है ना। तो 7,000 के हिसाब से ये पे किया होगा, तो कितना कितना ये इसका रेंट पेड आया होगा, देखो एक बार। सॉरी 8,000 है ना, 6 से 8 हो गया था। 8,000 दिल्ली का है, तो 8,000 2 महीने के लिए 16,000 होगा, 1 महीने के लिए 8,000 होगा और 2 महीने के लिए 16,000 होगा, ठीक है। एक्चुअल इसको एचआरए कितना मिला? क्या नवंबर दिसंबर में एचआरए बढ़ा था? बिल्कुल नहीं बढ़ा था, तो 12,000 6,000 इंटू 2, 2 महीने का 12,000। जनवरी से बढ़ गया था, तो यहाँ पर इसको मिला था 7,000 और यहाँ पर 2 महीने का मिलेगा इसको 14,000, ठीक है। अब 40% ऑफ सैलरी लूँ या 50%? 50%, क्योंकि ये दिल्ली में है। देखो मैंने ऊपर नवंबर दिसंबर के नीचे डी लिखा है, डी यानी दिल्ली। अब ये दिल्ली में है तो 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30,000 का 50% आ गया 15,000, 15,000 का 50% आ गया 7,500 और 33,000 का 50% आ गया 16,500, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया मेरा 40/50% ऑफ सैलरी, यानी कि मैंने 50% ऑफ सैलरी यहां पर कैलकुलेट किया है। अब एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जो कि है 12,000, 7,000 और 14,000। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी है 30,000, उसका 10% हो गया 3,000। रेंट पेड है 16,000, 16,000 माइनस 3,000 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 13,000। फिर इसका सैलरी है 15,000, तो 15,000 का मैंने किया 10%, तो आ गया 1,500 और उसमें से माइनस कर दिया रेंट पेड को, तो मेरा आ गया 6,500। फिर 33,000 का 10% करेंगे तो 3,300 आएगा। 3,300 को माइनस कर दिया मैंने रेंट पेड से, तो मेरा आ गया 12,700। ये तीनों में विच एवर इज लोअर लेना है, तो यहां पर आ गया 12,000, यहां पर आ गया 6,500 और यहां पर आ गया 12,700। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4, तो ये 12 में से 12 जाएगा तो नील हो जाएगा, यहां पे 7 में से 6 500 जाएगा तो 500 आएगा और यहां पर 14,000 में से आपका 12,700 जाएगा तो आ जाएगा 1,300। तो ये आ गया मेरा एचआरए टैक्सेबल। अब मैं क्या करूंगा, ये सबको प्लस करूंगा और टोटल एचआरए टैक्सेबल कितना आ रहा है वो निकालूंगा। तो टोटल एचआरए टैक्सेबल मेरा आ गया ₹21,300, ठीक है। ये मेरा एचआरए का कैलकुलेशन हो गया। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो वीडियो को पॉज करो और फिर से देखो कैसे कैलकुलेट किया था। और देखो मैं बिना गलती के क्यों कैलकुलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और तभी आप इसको इतने इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी के ऊपर। अभी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमको एक चीज तो मिल गया कि मेरा जो टैक्सेबल एचआरए है वो है 21,300। अब निकालते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 10,000 रुपए थी, कितने महीने के लिए थी? अब देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि 10 मंथ के लिए थी। फिर कितनी हो गई? 11,000 हो गई 2 महीने के लिए, ठीक है। तो
1,22,000, 1,22,000 रुपीज़ आ गया बेसिक सैलरी। अब डीए मैं निकालूंगा, बहुत इजी है। डीए में क्या दिया था, 100% ऑफ द सैलरी, तो 100% ऑफ सैलरी करेंगे तो ये भी सेम अमाउंट आ जाएगा 1,22,000। और जो हमारा टैक्सेबल एचआरए है वो तो मैंने कैलकुलेट किया था 21,300 रुपीज़, वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। तो कितना आ गया मेरा, 265,300। ये हो गया दोस्तों मेरा टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही इजी था। बस आपको इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था, बहुत इजी था। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 में। सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मिस राखी is an employee in a private company. She received the following medical benefit from the company during the previous year 24-25. Reimbursement of the following medical expenses incurred by Miss Rakhi on treatment of her self-employed daughter in a private clinic, on treatment of herself by a family doctor, on treatment of her mother in a nursing home, payment of premium of medical policy, medical allowance, medical expenses reimbursed or insurance treatment in a government hospital, expenses incurred by company on treatment of her minor son abroad, including stay expenses 1,05,000, expenses in relation to foreign travel of Rakhi and her son for medical treatment. देखो, फॉरेन ट्रैवल का 1,20,000 है और जो एक्सपेंस ट्रीटमेंट का हुआ इंक्लूडिंग स्टे वो है 1,05,000, और दोनों की लिमिट आरबीआई ने प्रिस्क्राइब की है $2,50,000 रुपीज। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव बेनिफिट्स एंड अलाउंस इन द हैंड्स ऑफ राखी जी। राखी जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लॉ हम पढ़ लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटी जो है, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट रिलेटिव, डिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर है तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस की जो भी डिडक्शन है वो आपको मिलेगी, पर ट्रीटमेंट इंडिया में होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल हो सकता है या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में होना चाहिए, तभी आपको एग्जेम्प्ट है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर कोई, अगर आपका प्राइवेट फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई और डॉक्टर है, कोई और नर्सिंग होम है, कुछ भी है तो टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया है तो ट्रीटमेंट एंड स्टे का पैसा आरबीआई के लिमिट के अंदर है तो आपको वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। और अगर ट्रैवलिंग का पैसा तभी डिडक्शन मिलेगा जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख रुपीस है। इस क्वेश्चन में हमको ग्रॉस टोटल इनकम नहीं दी है तो हमको नोट में ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख के नीचे है तो एग्जेम्प्ट, 2 लाख के ऊपर है तो टैक्सेबल। और स्टे ऑन ट्रैवल का खर्चा खाली 2% का मिलता है, पेशेंट प्लस अटेंडेंट। दूसरी बात, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। आइए आप देखते हैं। सबसे पहला मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, प्राइवेट क्लिनिक वाला, प्राइवेट क्लिनिक में करवाया टैक्सेबल, फैमिली डॉक्टर के पास करवाया टैक्सेबल, नर्सिंग होम में करवाया टैक्सेबल, प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम पॉलिसी एग्जेम्प्ट, मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ टैक्सेबल, पर मंथ दिया है तो 2,000 इंटू 12 24,000 टैक्सेबल होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्सपेंसेस इंकर्ड अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टे 1,05,000 है तो 1,05,000 यानी वो 2,50,000 के नीचे है लिमिट के, तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। रही बात एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेन ट्रैवल की, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि ये 2 लाख के नीचे जीटीआई है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कैसे इंस्टीट्यूट ने लिखा है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल बेनिफिट अलाउंस एंड मेडिक्लेम प्रीमियम इन द हैंड्स ऑफ राखी जी। 4,000 रीइंबर्स प्राइवेट क्लिनिक टैक्सेबल, 8,000 रीइंबर्स फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल, 5,000 रीइंबर्स नर्सिंग होम
टैक्सेबल, मैंने भी आपको बताया था ये सारी चीज़ें टैक्सेबल होगी। तो एग्रीगेट 17,000 जो है वो पूरा का टैक्सेबल परक्विजिट्स आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 7,500 जो है ये आपका टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। मेडिकल अलाउंस 2000 पर मंथ जो है 24,000 इज फुल्ली टैक्सेबल, ऐसा कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है मेडिकल अलाउंस नाम का। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल टैक्स फ्री परक्विजिट है तो 5,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 1,05,000 तक जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है वहां पर आपको मिलेगा डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वो आरबीआई के लिमिट के अंदर है। 1,20,000 पर डिडक्शन तब मिलेगा जब आपका जीटीआई जो है वो क्रॉस ना करे 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये देखो एक्सक्लूडेड आरबीआई बैंक के लिमिट के अंदर है इसलिए एक्सक्लूड होता है, और इजी सिंपल कॉन्सेप्ट था दोस्तों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर आपको मैंने इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन बताया, इसमें कोई भी कैलकुलेशन हमको नहीं करना था। ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विथ ए बी लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ कमा रहे थे। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल रहा था, कमीशन भी मिल रहा था, 1,000 दोनों मिल रहा था पर मंथ। एंटरटेनमेंट 1,000 पर मंथ, कमीशन 1,000 पर मंथ। कंपनी प्रोवाइडिंग विद द फॉलोइंग बेनिफिट, कंपनी का खुद का एकोमोडेशन जो है दिल्ली में दिया था, फर्नीचर था 2,40,000 का। एक लोन दिया है 5 लाख का एक साथ 24 को, जिसपे इंटरेस्ट जो है 6.75% ले रहा है, पर एसबीआई के हिसाब से जो इंटरेस्ट होता 12.75% होता। कोई बात नहीं, उसका सन जो है वो मोटरसाइकिल यूज करने के लिए उसको अलाउ कर रहा है। मोटरसाइकिल कंपनी ने 60,000 में खरीदी थी 1,521 को, जिसको उसने बाद में बेच दी। ठीक है, 1,824 को बेच दी। प्रोफेशनल टैक्स जो है मिस्टर एक्स ने पे किया है 2,000 रुपए। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग मिस्टर एक्स एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम आएंगे सैलरी, 25,000 पर मंथ की इनकी सैलरी थी, है ना। तो 25,000 इंटू कर दूंगा मैं 12, 3 लाख रुपए की सैलरी थी। फिर आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है मिल रहा था 1,000 पर मंथ, और कमीशन भी मिल रहा था 1,000 पर मंथ। ये हो गया 12,000, ये भी हो गया 12,000। ठीक है, फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात अगर हम करें तो अब हमको आना पड़ेगा यहां पर लॉ में। रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात ऐसी है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है और उसका खुद का घर है तो 5%, 7.5% या फिर 10% ऑफ सैलरी लेना है, जितने महीने वो घर को ऑक्यूपाइड किया उतने महीने की। और अगर फर्नीचर वगैरह कुछ है तो 10% ऑफ कॉस्ट लेना है। ये हमको समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बंदा कहाँ रहता था। ये बंदा कहाँ रहता था ये क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन में 10% हमको लेना है, 10% ऑफ सैलरी हमको लेना है। तो अगर मैं सैलरी को प्लस करूं तो 3 लाख में एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस हो जाएगा और कमीशन भी प्लस हो जाएगा। ये दोनों क्यों प्लस होगा, क्योंकि रेंट फ्री एकोमोडेशन में सारी चीज़ें प्लस होती है। सैलरी के डेफिनेशन में ये देखो, बेसिक, डी इन टर्म्स, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल अलाउंस, अदर मॉनिटरी इनकम एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, सारी चीज़ें सैलरी में प्लस होती है। तो मैंने सैलरी में सारी चीज़ें प्लस कर दी और उसका 10% मैंने कैलकुलेट किया
तो मेरा आ गया 32,400 रुपीज़। कैसे निकाला मैंने? 3,24,000 का 10%, ये आ गया 32,400 रुपीज़। अगर मैं बात करूं फर्नीचर की दोस्तों, तो फर्नीचर 2,40,000 रुपीज़ का था फर्नीचर। तो 2,40,000 रुपीज़ का फर्नीचर इसका 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 24,000। अब ये रेंट फ्री, ये जो फर्नीचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्नीचर इसने किसी डेट से लिया था। कौन सी डेट से लिया था? अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 1/8/24 से इसने फर्नीचर लिया था। तो इसने 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 महीने के लिए फर्नीचर लिया था। तो इसको मैं कर दूंगा इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ गया 32,400 और इसका डिवाइड बाय 12 इंटू 8, ये आ गया इसका 16,000 रुपीज़। ये हो गया मेरा रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन की, तो मेरे को हर मंथ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई भी ईएमआई पे नहीं कर रहा। सीधी बात, 5 लाख का लोन है, एक साथ से लिया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 9 महीने के लिए इसने लोन लिया। तो जब 9 मंथ के लिए इसने लोन लिया तो 9 मंथ के हिसाब से इसको इंटरेस्ट लगना चाहिए 12.75, 6.75। 5 लाख का लोन था, 12.75 आरबीआई का है और 6.25 ये पे कर रहा है। तो 12.75 माइनस 6.75 है, 6.75, 6% इंटू 5 लाख, इसमें और आएगा क्योंकि 9 मंथ का था ये। तो 6.75 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 22,500 रुपीज़। आप, आई होप आपको पता हो कि ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आरबीआई का रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टेन्योर, ठीक है, 22,500। अब आते हैं दोस्तों हम मोटरसाइकिल के ऊपर। अगर कोई भी एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अगर कोई भी एसेट है, लैपटॉप, कंप्यूटर फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदर एसेट है और एम्प्लॉयर की एसेट है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। उसके पहले ऊपर देखो लोन का भी मैंने आपको बताया एसबीआई रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। अब मूवेबल एसेट में 10% जो है ये बाइक यूज कर रहा था, है ना, मोटरसाइकिल यूज कर रहा था। मोटरसाइकिल थी 60,000 की और उसने 1/8 तक यूज की है, उसके बाद खरीद ली है। ध्यान से सुनिएगा, 1/8 तक यूज की है, उसके बाद खरीद ली है। तो 4, 5, 6, 7, 4 महीने इसने यूज की है मोटरसाइकिल। 60,000 की मोटरसाइकिल थी, 10% लेना है और 4 महीने का लेना है क्योंकि 4 महीने यूज की उसके बाद खरीद ली थी। ये आ गया मेरा 2,000 रुपए। ठीक है, फिर आएगा ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल। ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल को ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। अब देखो, अगर कोई मूवेबल एसेट ट्रांसफर होती है, कंप्यूटर लैपटॉप का अलग है, कार का जो है वो भी अलग है, और हम आ गए एनी अदर एसेट में, तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना है और ओनली फॉर कंप्लीटेड ईयर लेना है। तो कौन से साल की मोटरसाइकिल है? 1/5/21 की। तो 1/5/21 से हमको कंप्लीटेड ईयर यानी 21-22, 22-23, 23-24, ठीक है, 24-25 कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। तो 3 साल का हमको लेना है, 3 साल का, यानी अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं, वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल,
60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% फॉर 3 years यानी 18,000, 6 3 18, तो मेरा बचा कितना 42,000 रुपीज़ का मोटरसाइकिल बचा। 42,000 में माइनस एक्चुअल अमाउंट पेड कितना था 30,000, इसने 30,000 रुपये जो है वो दिया था, तो 12,000 रुपीज़ जो है वो हो गया टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, 30,000 इसने दिया था, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे 30,000 रुपये इसने दिया था, तो इसका जो है टैक्सेबल अमाउंट मोटरसाइकिल का आ गया 12,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब मैं टोटल मारता हूं इसके पूरे के पूरे इनकम का, तो 3,24,000, 32,400, 16,000, 22,500, 2,000, 12,000। 4,08,900 हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इसको, प्रोफेशनल टैक्स 2,000 का पे किया इसने, तो वो तो मिलेगा ही, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो माइनस हो जाएगा 50,000 और माइनस हो जाएगा 2,000 रुपये, 52,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3,56,900 रुपीज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे हमने सॉल्व किया है। इसमें देखो दोस्तों, इतने कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, प्रोफेशनल टैक्स का यूज़ हुआ, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का यूज़ हुआ, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट का यूज़ हुआ, लोन टू एम्प्लॉय का यूज़ हुआ, और रेंट फ्री एकोमोडेशन का यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, आइए देखते हैं। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड। प्रोडक्शन मैनेजर था बीटा लिमिटेड में। बेसिक सैलरी 31/10 तक थी 50,000, 1/11 से बढ़ गई 60,000। 31/10 तक थी 50,000, 1/11 से बढ़ गई 60,000। DA 40% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस इक्वल टू 1 month ऑफ सैलरी पेड इन October 24 ऑन बेसिक सैलरी प्लस DA एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। बोनस उस मंथ के सैलरी और DA को प्लस करके उसका 100% होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 16% ऑफ बेसिक सैलरी, जबकि अलाउ कितना है, खाली 12% अलाउ है। प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपये पे किया, 2,000 जो है एम्प्लॉयर ने पे किया है, बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो इसने प्रोवाइड किया था, लैपटॉप की कॉस्ट 45,000, कंप्यूटर की 35,000, बहुत बढ़िया। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर 1.60 लीटर के ऊपर है, एम्प्लॉयर की भी है, और 1/11/24 से यूज करने दी थी, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए, जिसमें रिपेयर और रनिंग एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर मैट कर रहा था। सेल्फ ड्राइवन थी, यानी कोई भी ड्राइवर वाइवर नहीं दिया था इसको, बहुत अच्छी बात है। लीव ट्रैवल कंसेशन जो है वो एम्प्लॉय को मिला था, उसकी वाइफ को मिला था, और 3 चिल्ड्रन को मिला था, 1 डॉटर एज 7 एंड ट्विन सन। अगर ट्विन सन बाद में होते हैं तो उसमें मिलता है। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर 30,000 फॉर adults and 45,000 for 3 children. Balaji is eligible for availing exemption this year to extent it is permissible in the law. Compute the salary income chargeable to the hands of Mr. Balaji assuming exercise the shifting out of the default tax regime. Default tax regime से ये बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बेसिक सैलरी से हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 50,000 और 60,000 दो था इसका। 50,000 इसका था 31/10 तक, यानी 4 5 6 7 8 9 10 7 मंथ्स, और 60,000 था 11 12 1 2 3 4 नहीं 3 यानी 5 तक। तो ये हो गया 50,000 इंटू 7, 60,000 इंटू 5, 6,50,000 रुपये हो गया इसका बेसिक सैलरी। फिर आते हैं डीए में।
DA 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 6,50,000 का 40% कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2,60,000। कैसे निकाला मैंने? 40% ऑफ 6,50,000 किया। फिर बोनस, बोनस अक्टूबर मंथ में सैलरी थी मेरी 50,000 पर मंथ और मेरा DA कितना था उसका? 40%। तो मेरी सैलरी हो गई 50,000 प्लस 40% ऑफ 50,000, यानी उतना मेरे को बोनस मिला जितना मेरा सैलरी था, 70,000 रुपीज का बोनस मिला। अब एम्प्लॉयर ने 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। कितना कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने? 16%। तो 4% ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो उस 4% पे टैक्स लगेगा। सैलरी यानी 6,50,000, उसका 4% एक्स्ट्रा किया है इसने। ये 4 कहाँ से आया? 16 माइनस 12 करके आया है। 6,50,000 का 4% तो आ गया मेरा 26,000 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे किया वही आएगा, एम्प्लॉयर ने जो पे किया वही आएगा, जो कि है 2,000 रुपीज। लैपटॉप और कंप्यूटर हमेशा एग्जेम्प्ट रहते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। अब आते हैं मोटर कार की बात करते हैं। तो 1/11 से मोटर कार यूज की, यानी 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने के लिए यूज की। और कार किसकी थी? कार थी एम्प्लॉयर की। रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? एम्प्लॉयर दे रहा था। तो कितना लगेगा? 2,400 रुपए लगेगा। तो 2,400 इंटू 5 करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये 12,000 रुपीज। LTC में इसको एग्जेम्पशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्यों पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा? क्योंकि पहले तो इसने इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल किया, ठीक है, और पहले एक बच्चा था, फिर ट्विंस हुए, तो तीनों का अलाउड है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। अब मेरा सैलरी कितना आ गया? 10,20,000 रुपए, जिसमें से मेरे को प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा 2,500 रुपए। 500 मैंने पे किए थे और 2,000 एम्प्लॉयर ने पे किए थे, अगर आपको याद हो तो। 2,500 रुपए मैंने माइनस कर दिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन नया स्कीम है, पुराना स्कीम है? पुराना स्कीम है। तो 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, माइनस 52,500 करेंगे तो यह आ जाएगा 9,67,500 रुपीज़। आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप जब भी लाइक करें तो हमको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।